हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पर है, इसके पाठ 2 के बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। पाठ 2 का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, और इसमें से ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय जो है प्रश्न के उत्तर को लिखा है। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, सोवियत संघ का पतन किस वर्ष हुआ था। या ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, या सोवियत संघ का अंत कब हुआ था। तो 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और सोवियत संघ की अगर स्थापना की बात की जाए तो सोवियत संघ की स्थापना 30 दिसंबर 1922 ईस्वी में हुआ था, और विघटन या अंत या पतन जो है वो 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। और अगला प्रश्न है, समाजवादी गुट के देश क्या कहे जाते हैं। तो समाजवादी गुट के देश दूसरी दुनिया के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, पहली दुनिया, पहली धुरी अमेरिका है, दूसरी दुनिया सोवियत संघ या जो समाजवादी विचारधारा के समर्थक है वो कही जाती है दूसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया या तीसरा विश्व स्वतंत्र देशों के समूह यानी गुट निरपेक्ष समूह को तीसरी दुनिया कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के खेमे में या ग्रुप या समूह कह लीजिए, उसमें पूर्वी यूरोप के कितने देश शामिल थे। तो 8 देश शामिल थे पूर्वी यूरोप के, और पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का अधिक दबदबा भी था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ की राजनीतिक धुरी थी। अगला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सोवियत व्यवस्था या सोवियत संघ की व्यवस्था में यहाँ पर ये 4 पॉइंट हैं, इनमें से कौन सा ऐसा विचारधारा है या व्यवस्था है जो सोवियत अर्थव्यवस्था के विपरीत है या उल्टा है। तो इसमें देखिए, पहला है, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी विचारधारा थी, और देखिए समाजवादी विचारधारा में सारा नियंत्रण जो है वो सरकार का होता है। और पूंजीवाद, अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था। पूंजीवाद निजीवाद को बल देता है, व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता को बल देता है। और दूसरा पॉइंट है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना चाहिए, स्वामित्व या नियंत्रण होना चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि सोवियत विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी, और इसके अंतर्गत जो वस्तुओं का उत्पादन होता है या उत्पादन के जो साधन थे उन पर राज्य यानी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और उसके बाद गा है, जनता को आर्थिक आजादी थी। तो ये गलत है, क्योंकि सोवियत विचारधारा में जनता को आर्थिक रूप से धन को व्यवस्थित करने की आजादी नहीं थी। देखिए, जैसे भारत है ना, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। मिश्रित यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिला जुला रूप है। पूंजीवाद वो हो गया जिसमें जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, ये पूंजीवाद के हो गए। और जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, ये हो गया समाजवाद विचारधारा द्वारा स्थापित, जिस पर सरकार का नियंत्रण हो या सरकार के द्वारा उसमें व्यवस्थाएं कराई जाए। तो जनता को आर्थिक आज़ादी सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति में जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि आज़ादी नहीं थी। और अगला घा वाला देख लीजिए, इसमें है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू का नियोजन या योजना और नियंत्रण राज्य करता था। ये बात सही है। तो इसमें ये गा नंबर पर जो है वो गलत है, इसलिए टिक मान लीजिए, इस तरह का प्रश्न आता है तो टिक गा पर लगेगा, या आप इसको उत्तर की तरह ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है। तो बर्लिन की दीवार को पूंजीवादी जो है वो अमेरिका
क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद विश्व स्तर पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी है और सोवियत संघ साम्यवादी है। तो इसमें इन दोनों के जो है विभाजन यानी बंटवारे का प्रतीक माना जाता है बर्लिन की दीवार को। जून 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी कर ली थी, जिससे ये जो है यानी कि अमेरिका इससे रुष्ट हो गया और दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। तो दोनों के विभाजन का प्रतीक बर्लिन की दीवार है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? तो सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे। इसमें जो है नार्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया या लातविया भी कहा जाता है, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया और रूस, ये मिल करके सोवियत संघ कहलाते हैं। तो सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है? तो शॉक थेरेपी का प्रारंभ पूंजीवाद यानी अमेरिका के माध्यम से हुआ, जिसमें यह था कि चोट पहुंचाकर उपचार करना या मदद करना। तो इसके अंतर्गत खाद्यान्न यानी खाने वाली वस्तुओं की पूर्ति आयात की व्यवस्था की गई थी, यानी वो देश जो विकसित हैं वो विकासशील या अल्प विकासशील देशों को खाद्यान्न यानी कि खाने वाली चीज़ों की मुहैया कराएंगे या उनका आयात करेंगे। और उसके बाद रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट। और गा है सुरक्षा परिषद का गठन और घा है जर्जर अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो है सुरक्षा परिषद का गठन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है, क्योंकि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से सुरक्षा परिषद का संबंध है। बाकी खाद्यान्न आयात या रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट और जर्जर यानी कमजोर अर्थव्यवस्था, ये शॉक थेरेपी का परिणाम है। और गा है सुरक्षा परिषद का गठन, ये शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? यानी सोवियत संघ के विघटन या पतन या टूटने का परिणाम नहीं है। तो देखिए का है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हुआ। तो ये बात सही है, क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 ईस्वी में, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो विचारों की लड़ाई चल रही थी उसका अंत हो गया। फिर खा है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। ये भी सही है, क्योंकि जो 15 गणराज्य मिल करके एक सूत्र में बंधे थे सोवियत संघ के रूप में, तो 1991 में वो स्वतंत्र हो गए पूरी तरह से। और उसके बाद देखिए गा है विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बिल्कुल बदलाव हुआ, क्योंकि अब इकलौता अमेरिका शक्तिशाली देश बना सोवियत संघ के विघटन के बाद। अगला यहाँ पे प्रश्न है, वो पॉइंट है घा मध्य पूर्व में संकट। तो इसमें जो है सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है मध्य पूर्व में संकट, क्योंकि मध्य पूर्व में संकट जो है ये एशिया के मध्य का हिस्सा ईरान, इराक, पाकिस्तान में जो तमाम परेशानियां या ऐसी परिस्थितियां उठ रही थी जिनसे आतंक फैल रहा था, ये स्थिति मध्य पूर्व की संकट कहलाती है, जो कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो पाठ 2 से रिलेटेड आपने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर को जान लिया है। थैंक यू।